हेलो दोस्तों, आज की कहानी है शर्मिंदगी। तिलकराज 5वीं कक्षा का हमारा साथी था। बहुत पहले तिलकराज का परिवार अपनी 3 बहनों तथा मां के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से प्रभावित होकर अलीगढ़ में आकर बसा था। मां ही घर की मुखिया थी। पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। हम लोग साथ साथ स्कूल जाते थे। समय से पहले हम तिलकराज के घर पहुंच जाया करते। 15 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद दरवाजे से होते हुए ठीक उसके आंगन में पहुंच जाते। पहली सीढ़ी से ही पराठों के बनने से निकलने वाली घी के धुएं की सुगंध नाक में आती। 2-3 पराठों का नाश्ता करता तिलकराज 3 पंतों वाले लाल लाल सिक्के पराठों को माँ गोल सा करके कुपली बनाकर तिलकराज के हाथ में दे देती। तिलकराज पहले पराठे का बड़ा सा गस्सा खाता, फिर उसके बाद लंबे गिलास से भरी चाय के 2 घूंट भरता। बीच बीच में तिलकराज की 3 बहनों में से एक उसके सर में तेल डाल जाती तो दूसरी कंघी से उसके बाल कहर जाती और तिलकराज बिना यह ख्याल किए कि स्कूल को देर हो रही है पराठे की गोल गुपली से गस्सा खाता। फिर उसके बाद चाय के 2 घूंट हम आंगन के दरवाजे के पास खड़े होकर एक एक चीज देखते। उसके साथ साथ हमारे मुंह का स्वाद भी बदल जाता। सोचते 3 पत्तों के लाल लाल सिके पराठों के साथ चाय का स्वाद अवश्य ही अच्छा होगा। फिर कोई बहन बस्ता तैयार करके देती और हम लोग फिर 15 सीढ़ियाँ उतरकर पुलिस चौकी वाले 6 नंबर के प्राइमरी स्कूल को चल पड़ते। हमें भी लगता और लोग भी मानते कि तिलकराज हमारा पक्का दोस्त था, पर शायद उन दिनों पक्के दोस्त की परिभाषा भी न जानते थे। हम अपने घर की गिरी आर्थिक स्थिति हमसे छिपी नहीं थी। त्योहारों पर लोगों के घरों से पकवान बनने की सुगंध आती थी। माँ के न रहने के कारण बुआ जी आकर कुछ न कुछ दे जाती। फूफा जी एक गांव के मुखिया थे। बहुत बड़े बड़े बगीचों न जाने कितने खेतों और बड़ी सी हवेली के मालिक। एक बड़ी सी घोड़े की बग्गी में बैठ कर आती बुआ जी सर पर हमेशा चर का पल्ला होता। रामशरण कोचवाने घर के सदस्य की तरह था। आते ही पिताजी से कहता मामा जी राम राम और दादाजी से कहता दादाजी पाए लागू। पिताजी दादाजी से सुखी रहने लंबी उम्र तक जीने का आशीर्वाद देते। बुआ जी बारी बारी से सभी से गले मिलती। बुआ जी के पीछे रामशरण साथ लाए सामान को एक एक करके अंदर रख देता। उनमें होते बगीचों तथा खेतों की फसल की चीजें, पकवान, मिठाई आदि। दोपहर के बाद 3-4 बजे तक बुआ जी भाई के पास बैठकर उनके दुख सुख की बात करके लौटने के लिए तैयार होती। बुआ जी फिर बारी बारी से सबके गले लगती तथा अपने पल्लू से आंखें पोंछती हुई बग्गी में बैठ जाती। रामशरण बग्गी हाँक देता और हम उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर तक जाते। मोहल्ले के और भी बच्चे हमारे साथ होते। बुआ जी के बग्गी में आने की बात एक बड़ी बात मानी जाती। उन दिनों अलीगढ़ में समय समय पर मेले लगते। दशहरा तथा रामलीला के दिनों में तो कई मेले लगते। काली की सवारी वाले दिन मेला, भरत मिलाप वाले दिन मेला, सरयू पार करने वाले दिन अचल ताल में नाव चलती। उस दिन भी मेला। मेले में लोग तरह तरह की चीज़ें बेचते, खाने पीने की चीज़ें, खिलौनों की चीज़ें और न जाने कितनी अनेक चीज़ें। एक बांस के डंडों पर पतले वरक से बनाई फूल नुमा फिरकियाँ टंगी रहती। किसी के पास तो किसी के पास दफ्ती को गोलाई में मोड़कर बनाई गई बजने वाली सीटियाँ होती। जैसे ही मुंह पर लगाकर हवा मारते कुछ पैनी सी आवाज़ 2 किनारों पर लगी पन्नी पर टकराते से आती। कीमत होती 1 पैसा। तिलकराज के साथ मेले में घूमते समय
हमारे मन में द्वंद्व उठता कि क्यों न हम भी कोई चीज़ बनाकर मेले में इसी तरह से बेचें, जिससे कुछ पैसे कमाकर घर की स्थिति को सुधार सकें। हम यह भी जानते थे कि हमारा उद्देश्य कुछ भी हो, पर पिताजी की प्रतिष्ठा को देखते हुए यह सब करना उचित नहीं था। कोई न कोई तरीका तो निकालना ही था। इसका घर में तार में लगे पोस्ट कार्डों की पुरानी चिट्ठियों को निकाला, उन्हें साफ किया, बाजार से लाल तथा हरे रंग की पन्नियाँ खरीद कर लाए तथा बाजार में बिकने वाली दफ्ती की सीटियाँ हमने तैयार कर ली। ट्रायल के बाद काफ़ी सारी सीटियाँ बना डाली तथा आंगन में धूप में सुखाने के लिए रखकर उनके सूखने का इंतजार करते हुए रहे। पोस्ट कार्डों से बनी सीटियाँ हवा आने पर आंगन में इधर उधर नाचती। कहाँ कहाँ की चिट्ठियाँ थी, वे कोई दुख की थी तो कोई खुशी की, समाचारों से भरी थी, तरह तरह की लिखावट से लिखी, तरह तरह की शाहियों से रंगी, अपने अपने भावों को प्रकट करती थी। वे चिट्ठियाँ एक किनारे बैठे बैठे सोचते रहते कि नई कल्पनाओं के साथ उनका हिसाब लगाते कि अगर एक पैसे के हिसाब से बिकी तो 40 सीटियों से 7 आना मिलेगा, 10 आने में तो बहुत कुछ हो सकता है, 7 दिनों की सब्जी का खर्च निकल सकता है। एक आने की पूरी मूली की एक लंबी गड्डी ले लो, पत्ते से एक दिन भुजिया बना लो या उन्हें कूट कर पत्ता साग बना लो। पत्तों के बाद बची 8 मूलियों को गोलाई में काट कर सूखी सब्जी बना लो। चल गया 2 वक्त का काम। सिर्फ एक आने में सब्जी के साथ न जाने कितनी और चीज़ें डालेगी, इस ओर ध्यान नहीं जाता हमारा। हमारी सीटियों का पहला ग्राहक बना तिलकराज। ग्राहक बनने में दोस्ती का ध्यान अधिक था। उनकी क्वालिटी का न कम, सीटियों को मेले में कैसे ले जाएं, अगर कोई देख लेगा या पिताजी जान जाएंगे तो बहुत ही ठेस लगेगी उनके मन को। हम अपने मन में दबाव की भावनाओं से घिरे रहने के कारण सीटियों को मेले में बेचने का निर्णय ले ही नहीं पाए और तिलकराज को उसी की इच्छा से 7-8 सीटियाँ बेच दी। वह भी कितनी खरीदता और कितनी बचाता उन सीटियों को। और भी तो काम थे। उसको एक दिन अचानक तिलकराज की माँ तिलकराज को खींचती हुई शाम को हमारे दरवाजे पर आ खड़ी हुई तथा हमारी सीटियों के बेचने की बात पिताजी से कह डाली। आरोप भी लगाया, आपके लड़के ने हमारे लड़के को फुसला कर ठग लिया, जबरदस्ती उसको सीटियाँ दे दे कर पैसे ऐंठता जा रहा है। तिलकराज माँ के साथ मुंह नीचा किए खड़ा रहा। एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकल पाया रहा था। शायद माँ उसे काफ़ी धमका कर लाई थी। हमने देखा कि पिताजी को इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा। एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा था। जब वे दुखी होते तो उनका खिचड़ी नुमा दाढ़ी से भरा चेहरा शांत तथा दूसरी तरह का हो जाया करता था। वे अपने मौन से हमें सिर्फ बुझे बुझे से देखकर भर रहे थे, जैसे कह रहे हों कि मुझे सुख मिलने की उसकी चाहना नहीं है, पर कम से कम बेमतलब दुख क्यों देते हो तथा क्यों स्वयं तथा मुझे शर्मिंदगी की करार पर खड़ा कर रहे हो। तिलकराज ने भी हमारे ठगने की बात को गवाही देकर पक्का कर दिया। पिताजी ने अपनी बनियान की छाती वाली जेब से पैसे निकालकर तिलकराज की माँ को देकर क्षमा याचना की और उन्हें विदा किया। बिना हमारी ओर देखे राज माँ के साथ चला गया। माँ उसे बीच बीच में धमकाती ले गई। पकड़कर गाली में हमारे घर से उपजी इस अस्वाभाविक घटना के लिए उत्सुकता वंश लोगों ने आपस में कानाफूसी करते हुए अपना समय गुजारा। पिताजी अपनी गाड़ी कमाई को बनियान की सामने की जेब में ही रखते। उसकी सिलाई दोहरी होती। उसमें रखे गिने चुने पैसों में से इस तरह कम हो जाने से हमारा मन चित्कार उठा। हम लंबे कमरे के कोने में बैठकर गालीन भरे मन से सोचते रहे। न कभी पिताजी ने हमसे इन घटनाओं के बारे में सफाई मांगी
और न ही हमने सीढ़ियों को बेचने का उद्देश्य बताया। उन्हें कभी वे अपनी अंतिम समय तक भी न जान पाए। घर की आर्थिक स्थिति के प्रति हमारी चिंता में भावनाओं के बारे में, जो हमारे बचपन की नर्म भावनाओं का एक मुख्य भाग बन गया था। उस समय खर का धोती कुर्ता पहने पिताजी को देखकर शायद ही कोई अनुमान लगा सके कि वे किसी समय हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। कभी घर में अच्छा खासा कारोबार था, पैसे की कमी नहीं थी। देश की आज़ादी के अभियान में पिताजी के शामिल होने तथा लंबी बीमारी के बाद मां की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया था। इस अभाव की स्थिति में आ गए थे हम सब। उनके पास अक्सर गरीब निर्धन लोग अपनी आर्थिक तथा घरेलू समस्याओं के निपटारे के लिए आया करते थे तथा उनके निर्णय को सर आंखों पर रखते थे। अपने बचपन के उस काल में पिताजी को उन परिवारों की समस्याओं के साथ आत्मसात होते देखा था हमने। कई बार अपने पैसों को जोड़कर हम एक बार एक प्लास्टिक का रोज लाए थे। उनकी खिचड़ी नुमा दाढ़ी को घर में ही बनाने के लिए काले रंग के उस रेजर को हम हर माल एक आने के सामान से खरीद कर लाए थे। ऐसा करने से हमें बहुत ही संतोष मिला था, यह सोचकर कि हम उनके लिए कुछ कर पा रहे थे। कुछ लायक न होते हुए भी करीब 20-21 साल के बाद हमारी अलीगढ़ के बाजार में तिलकराज से भेंट हुई। एक दिन गले में बाहर निकली हुई सोने की चैन, हाथ की हर उंगली में बांधाओं से मुक्ति पाने के मंत्रों से फूकी हुई अलग अलग धातुओं से जड़ी अंगूठियां तथा शरीर पर चटक गुलाबी रंग का सफारी सूट पहने उस तिलकराज को एक बार में पहचानना हमें कठिन लगा। बीच में एक बहुत लंबा दौर गुजर गया था तथा 5वीं कक्षा की सीटी वाली बातें समय की पत्तों से ढक गई थी। हमारे भी पूरी तरह संपर्क ही नहीं रहा था इस बीच तिलकराज से। देखते ही देखते छोटी मोटी बातों के बाद सीधे ही प्रश्न किया। तिलकराज ने हमसे, क्या कह रही हो? कानपुर में एक सरकारी नौकरी है। हमने जवाब दिया, कितना पा जाते हो? तिलकराज ने दूसरा प्रश्न तागा, यही गुजारा चल जाता है। हमने दबते हुए बताया। फिर एक ही सांस में तिलकराज ने अपनी तरक्की की किताब ही खोल डाली। एक होटल, एक डाई क्लीनिंग की दुकान है, एक लोहे के बर्तनों की मेन बाजार में दुकान, और उसके बाद मथुरा रोड पर बहुत बड़ा खरीदा हुआ प्लाट। उसकी सड़क पर कुछ फासले पर हमारा टूटा फूटा मकान था। उसको खरीदने की बात करने लगा क्योंकि उसके अनुसार चूँकि हमें तो बाहर ही रहना है तो उसका हम क्या करेंगे। भले ही हम उस समय डिफेंस R&D के सरकारी क्लास 1 गैजेट ऑफिसर थे। मोहर लगाकर कापियाँ एडजस्ट करते थे। सच को पूरा सच साबित करने के लिए, पर मानसिक रूप से हम वही बचपन वाले थे। तिलकराज का रुआब पूरा पक्का था। जिस आदमी को बेमतलब ही सीटी खरीद कर एहसानों से दबा दिया गया हो, वैसी ही प्रवृत्ति थी हमारी। उस दिन से ही उनके रुआब से दबते जा रहे थे। हमें लगा कि तिलकराज भले ही बहुत संपन्न तथा ऊंचा हो गया हो, पर उसके पैर जमीन की सतह से चिपके नहीं थे। उनके बीच में एक हवा की परत उसे जीवन की मान्यताओं से अलग कर रही थी। हमें लगा कि अवश्य ही वह न जाने कितने मजबूर हताश लोगों की सीटियां खरीदते हुए, उन्हें लज्जित करते हुए तथा उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ तक पहुँचा है। वहाँ तो इस गलतफहमी में ही रह गया होगा कि हर समस्या की निदान उसकी हर उंगली में पहनी विभिन्न धातुओं की अंगूठियों में है, जिसके कारण वह यहाँ तक पहुँचा है। उसने शायद पलट कर ही भी देखने की कोशिश न की होगी। कभी वह शायद अपनी ही कहानी भूल गया होगा कि उसकी माँ का कितना बड़ा योगदान है। इसमें जो लोगों के कपड़े सिल कर
तिलक राज तथा उसकी 3 बहनों का पालन पोषण कर रही थी। उस दिन हमसे काफ़ी देर बातें करते हुए उसे एक बार भी अपना अतीत याद नहीं आया और न ही याद आई उससे जुड़ी मान्यताएं। बस अपनी सीखियाँ बिखेरने के दलदल से ही नहीं निकल पाया। वह दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। आज की वीडियो हमारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही हर किसी को अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए और भले ही वो कितना अमीर हो जाए तो अतीत को नहीं भूलना चाहिए। और आस पड़ोस के दोस्तों को हमेशा अपने पहले अतीत की तरह ही उनसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बड़े होकर बाहर दिखाया जाता है, अपनों के बीच में इंसान हमेशा करीब रहता है, अमीर नहीं होता। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे प्रेम भाव से मिलजुल कर रहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।